हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग यार। पढ़ाई कैसी चल रही तुम्हारी, बताओ कमेंट सेक्शन में, है ना, ताकि मुझे पता चले कि तुम्हारी लाइफ में कोई अगर प्रॉब्लम है, पढ़ाई में प्रॉब्लम आ रही है तो मैं सॉल्व कर पाऊँ। ठीक है। तो यार आज का टॉपिक बहुत डिमांडिंग टॉपिक है यार, तुम सबको चाहिए था ये कि हाउ टू प्रिपेयर अ पर्टिकुलर चैप्टर फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल, है ना, या फिर तुम अपनी मेंस प्रिपरेशन को कैसे एडवांस लेवल तक ले जा सकते हो। तो अब देखो, ये क्वेश्चन को पहले मैं ब्रेक करूँगा कि एडवांस लेवल तुम कितनी रैंक के तक की बात कर रहे हो। क्या तुम्हें अंडर 1000 रैंक लानी है, या अंडर 5000 रैंक लानी है, अंडर 10,000 रैंक लानी है ना। तो उस हिसाब से यार कि अब एडवांस लेवल कोई सर्टेन लेवल तो है नहीं कि तुम्हें यहाँ से यहाँ पहुँचना है। ठीक है। अब तुम्हें जितनी अच्छी रैंक चाहिए उतनी ज़्यादा डेडिकेशन, उतनी ज़्यादा न्यूमेरिकल सॉल्विंग, उतना ज़्यादा एबिलिटी, आर्ट ऑफ सॉल्विंग एबिलिटी, जो मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया है कि तुम्हें एडवांस के लिए आर्ट ऑफ सॉल्विंग आनी चाहिए। ठीक है। सब कुछ ज़्यादा करना पड़ेगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है। तुम अगर नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब कर दो यार, इस चैनल को गाइडेंस मिलती रहती है, तुम्हें ऐसे टॉपिक्स में लाता रहता हूँ। ठीक है। ताकि तुम लोगों की हेल्प हो। गाइस, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ प्रॉब्लम आती है कि उन्हें रेलेवेंट मॉक टेस्ट नहीं मिलते, क्योंकि हमें दो चीज़ चाहिए होती है कि पहली बात तो लेटेस्ट एनटीए पैटर्न पे बेस्ड हो, और सेकंड उसमें डिटेल्ड सॉल्यूशंस भी हों। तो ऐसे में तुम्हारी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए और दोनों पॉइंट को कंसिडर करते हुए मैं लाया हूँ तुम्हारे लिए ओसवाल के जेईई मेन के मॉक टेस्ट 15 सैम्पल पेपर्स। गाइस, इस बुक में तुम्हें जेईई मेन्स के जो रेलिवेंट और लेटेस्ट एनटीए पैटर्न पे जो बेस्ड क्वेश्चंस है वो मिल जाएंगे अलॉन्ग विद डिटेल्ड सॉल्यूशंस। और जैसे हमारे तीनों सब्जेक्ट होते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इन तीनों के आपको माइंड मैप्स भी मिल जाएंगे ताकि आप इसे क्विकली रिवाइज कर सको। और साथ ही में तुम्हें इसमें तीनों सब्जेक्ट के न्यूमेरिक्स भी मिल जाएंगे। ठीक है। और एट द एंड काफ़ी हेल्पफुल बुक है यार, मैंने खुद रिव्यू की थी कि तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों पॉइंट्स जो मैंने बताए। तो मैं इसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, तुम ज़रूर चेकआउट कर सकते हो, बहुत हेल्प होगी। तो इस वीडियो में यार 4 ऐसे पॉइंट बताने वाला हूँ जो तुम्हारी मेंस प्रिपरेशन को एडवांस तक बूस्ट कर सकती है। ठीक है। प्रिपरेशन को तुम्हारे बूस्ट कर देगी वो। ठीक है। और ये एक बार में नहीं कह सकता, तुम ऐसा एक्सपेक्ट भी मत करना कि तुमने इस चैप्टर को 1 महीने दे दिया तब भी नहीं होगा, तब भी नहीं होगा। तुम्हारा माइंड उस चैप्टर के साथ ग्रो करता है। रोटेशनल तुम आज पढ़ रहे हो फर्स्ट डे, 30th डे पे तुम्हारा अलग होगा। फिर तुमने भले छोड़ भी दिया हो। ठीक है। तो रिवीजन 15 दिन बाद अगर रिवाइज करोगे तो तुम्हारी अंदर अलग मैच्योरिटी आ जाएगी रोटेशनल के साथ, है ना। तो इसमें राउंड्स लगते हैं कि एक बार पढ़ा, अगली बार भी उसे पढ़ा, तीसरी बार भी उसे पढ़ा, फिर मॉक टेस्ट दिए तब भी रिवाइज़ किया, मेंस आई तब भी रिवाइज़ किया, तब जाके तुम उसमें एक ऐसे एक्सपर्ट बन जाओगे कि तुम्हारे से क्वेश्चन होने लगेंगे अच्छे खासे। ठीक है। तुम उसमें अच्छा कॉन्फिडेंट फील करने लगोगे। तो ऐसा एक्सपेक्ट बिल्कुल मत करना कि वीडियो देख के तुम्हारा बिल्कुल मेंस प्रिपरेशन एडवांस लेवल पर पहुंच जाएगी। हाँ, बस जो हेल्प होगी वो मैं कर सकता हूँ। तो सबसे इंपॉर्टेंट और यूनिक पॉइंट जो मैं बताना चाहता हूँ, पहला पॉइंट वो ये है कि कैलकुलेशन सॉल्विंग एबिलिटी प्लस अप्रॉक्सीमेशन का एक्सपीरियंस। ठीक है। अप्रॉक्सीमेशन करने का। तो यार अगर तुम 2021 के एस्पायरेंट हो और तुमने कैलकुलेशंस में अपने मार्क्स गंवाए हैं अपनी मेंस में, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना ताकि दूसरों को भी, तुम्हारे जूनियर्स हैं, उन्हें भी फ़ायदा हो इस चीज़ से। और बाकी तुम उसकी इंपॉर्टेंस ही बता ही रहा हूँ इस वीडियो में। तो सबसे पहले यार तुम खुद जाके जेईई मेंस और एडवांस के पिछले 3 साल के पेपर एनालाइज करो और देखो क्वेश्चंस हार्ड उतने नहीं आ रहे एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस, बट उसमें आपकी कैलकुलेशन की कितनी एक्यूरेसी रहती है और आप कितना अच्छा अप्रॉक्सीमेशन कर पाते हो वो मैटर कर रहा है। अब देखो, आपके इंटीजर वाले क्वेश्चन आने कम हो गए हैं, मेंस में भी अब न्यूमेरिकल आता है और क्वेश्चंस भी मेंस में कम कर दिए गए हैं। तो ऑब्वियसली आपका टाइम कहाँ खींचेंगे, वो टाइम उतना ही तो कहाँ खींचेंगे, कैलकुलेशन में खींचेंगे वो लेंदी कैलकुलेशंस देंगे। आपकी फिजिकल में तो क्वेश्चंस हार्ड मैंने देखे ही नहीं है, आते हैं तो कैलकुलेशन में हार्ड होते हैं। ठीक है। उसकी कैलकुलेशन इतनी हार्ड, बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है कभी कभी। ठीक है। एक टाइम था जब हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास तक दिया जाता था, क्वेश्चन में दे देते थे। ठीक है। और अब टाइम है कि लॉग की वैल्यूज़ तक नहीं देते, अब खुद को कैलकुलेट करनी आनी चाहिए। ठीक है। तो कैलकुलेशन सबसे पहले यार कैलकुलेटर घर पे यूज़ मत किया करो। ठीक है। क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर तुमने नहीं किया तो बहुत तुम्हारे 2-3 क्वेश्चन तो चले जाएंगे, पक्का कह रहा हूँ मैं। और इसमें ठीक है, कैलकुलेशन की बात हो गया, मैं अप्रॉक्सीमेशन क्यों कह रहा हूँ, तुम्हें पता ही होगा एडवांस में न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। उसमें 1.637 करके आंसर आ सकता है। एक तो ये अप्रॉक्सीमेशन होगा कि 2-3 डिजिट तक अप्रॉक्सीमेट करना, वो तो आपको पता ही होता है, पेपर में भी दिया होगा करने को, बोला होगा। ठीक है। अब एक क्वेश्चन था, बिल्कुल इजी चैप्टर था, हार्ड चैप्टर था ही नहीं बिल्कुल भी, बट उसमें एक है ना एक्सप्रेशन डिराइव करके लाना था, डेरिवेशन करना था, एडवांस की बात कर रहा हूँ मैं, और उसको अप्रॉक्सीमेट करके आंसर जो आता है वो लिखना था। मतलब फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हारा नीचे डिनोमिनेटर बना 1 + अल्फ़ा और अल्फ़ा बहुत बड़ा है तो तुम उसका आंसर सीधा अल्फ़ा लिख सकते हो, है ना। 1 + अल्फ़ा = अल्फ़ा, अगर अल्फ़ा बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो ऐसे में ना, अगर ये बहुत छोटे से दिख रहा होगा पर आप एक लंबा सा डेरिवेशन करने आते हो ना, स्टार्टिंग में अप्रॉक्सीमेशन मारना हो, ख़त्म, आपका आंसर रियल आंसर से काफ़ी ज़्यादा अलग हो जाएगा। और क्वेश्चन बिल्कुल हार्ड नहीं था। ठीक है। सॉल्वेबल था, मेरे हद में आता था, मैं सॉल्व कर सकता, पर वो मेरा चला गया। वो था माइनस मार्किंग वाला क्वेश्चन नहीं था, पर आप सोचो यार +4 जाता मेरा, गया वो। तो मैं तभी कह रहा हूँ कि ये टैक्टिक्स जो होते हैं ना, ये टैक्टिक्स तो
बंदे को एक्सपीरियंस से आते हैं, उसने कितना ज़्यादा सॉल्व किया है। ठीक है, मैं तो ये मान के चल रहा हूँ कि तुम मेरी बातें फॉलो करोगे, मैंने बता रखी हूँ जो बुक्स न्यूमेरिकल्स तुम ज़्यादा से ज़्यादा लगाओगे, उसके बाद ये वीडियो को देखना। ठीक है, मैं इसमें ये नहीं बताने वाला है कि बुक्स कर लो, क्योंकि वो तो करते ही हैं, मैं थोड़ी लॉजिकल बातें करने वाला हूँ। तो तुम्हें समझ आया कैलकुलेशन और अप्रॉक्सीमेशन का। बहुत सारे टैक्टिक्स जो आर्ट ऑफ सॉल्विंग है ना, उसमें यही आता है कि आप कितना एक्यूरेटली आंसर तक पहुंचते हो। ठीक है, और तुम्हें फॉर्मूला पता चल गया, तुम्हें कॉन्सेप्ट पता चल गया, तब भी गारंटी नहीं कि तुम राइट आंसर तक पहुंचोगे, है ना। मेंस में तो चलो आप भी गए, एडवांस में भटक जाओगे। तो ये पॉइंट तो बिल्कुल ही सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है यार कि क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच। ठीक है, मैंने जो बात की थी कि थिंकिंग अप्रोच, वो थिंकिंग प्रोपोर्शनल है आपके क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच से। ठीक है, तुमने जो सोचा वही तुम लिखोगे, उसी की तरह सॉल्व करोगे। तो अब तुम देखो इस चीज़ को कि तुम क्वेश्चन सॉल्व जब करते हो, पहली बात तो 2 केसेस बनते हैं, या तो हो गया या तो नहीं हुआ। नहीं हुआ तो या तो हिंट लो, या तो आप सॉल्यूशन देखो तो उसे एनालाइज करो कि मुझे क्यों नहीं आया ये, या फिर मैंने जो सोचा वो मेथड अलग था क्या। पूरा एनालिसिस करना है, छोड़ के नहीं जाना है, या फिर सॉल्यूशन देख के सेटिस्फाई नहीं हो जाना, ठीक है वो तो हो गया, ठीक है मैं ऐसा टाप लूँगा। नहीं, प्रॉपर टाइम दो, मुझसे क्यों नहीं हो, ऐसे एनालाइज करो। बुक्स में देखो क्या तुम्हें ये क्वेश्चन करवाए गए थे, या फिर तुम्हें ऐसे फॉर्मूलेस लिखवाए गए थे। ठीक है, फर्स्ट केस अगर क्वेश्चन हुआ तब भी रुको, अभी क्वेश्चन हो गया तुमसे, अब तुम जो चैप्टर का वो क्वेश्चन था, ठीक है, जिस टॉपिक से आया था उस टॉपिक पे इस क्वेश्चन के जैसे और कितने बन सकते हैं और क्या क्या केसेस हो सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ वी पूछा तो क्या पता टी पूछा था तो मैं क्या करता, मास पूछा था तो मैं क्या करता। ऐसे सोचो, एनालाइज करो कि यार इस पे और क्या क्या बन सकता है। ठीक है, मुझे कोई क्वेश्चन पूछने वाला कहाँ कहाँ गिरा सकता है इसमें, मुझे पूछ के पूरी रेंज कवर करो उसकी। ठीक है, ताकि ये क्यों कह रहा हूँ मैं, थिंकिंग लेवल बढ़ानी है ना हमारी, कितना सोच रहे हो तुम, कितनी दूर तक तुम सोच सकते हो। ठीक है, डेप्थ में जा सकते हो, उतना इंपॉर्टेंट होता है एडवांस में थिंकिंग करना। तो अब इसके लिए मैं तुम्हें बुक सॉल्व करने को तो नहीं कह रहा हूँ, तुमने जो क्वेश्चन कर रहे हो ना उसी में ये हैबिट को बिल्ड कर दो अपने अंदर। क्वेश्चन के साथ साथ तुम क्वेश्चन को देख के छोड़ना नहीं है, हुआ तो और एनालाइज करो ढंग से कि और क्या क्या इसमें आ सकता था, ट्रिकी चीज़ आ सकती थी। ठीक है, जैसे तुम पेपर सेट कर रहे हो, तुम कैसे ट्रिकी चीज़ बनाओगे इसे। ठीक है, और अगर नहीं हुआ तो मैंने बताया कि क्या करना है तुम्हें। तो ऐसे में ना आपकी क्वेश्चन सॉल्विंग की अप्रोच इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि अगर तुमने फॉर एग्जांपल कोई क्वेश्चन ए मेथड से किया, तुमने और एनालाइज किया, तुम्हें लगा यार इसका तो बी मेथड हो सकता था और वो कम टाइम में हो सकता था, तो वो एनालिसिस करने पे आएगा, है ना। और एडवांस में समझ लो आ गया, तो अगर कोई क्वेश्चन आया वो बी मेथड पे आया, ए मेथड से नहीं हो रहा, तो तब भी तुम प्रिपेयर्ड हो, है ना। तुम्हारे पास वेरिएशंस हैं, तुम सोचने की एबिलिटी रखते हो, तुमने पहले से हैबिट फॉलो कर रखी है। ठीक है, तुम्हारा ब्रेन अच्छे से, ठीक है, उसको अलग पूरे वेरिएशन में देख रहा होता है उस टॉपिक को। ठीक है, तो इसके लिए तुम्हें ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया 12 घंटे पढ़ो, तुम जो पढ़ रहे हो एटलीस्ट, ठीक है, उस पर अच्छे से ध्यान दो। ठीक है, क्वालिटी स्टडी करो। थर्ड पॉइंट आता है यार इन डेप्थ स्टडी। तुमने कोई टॉपिक पढ़ा, ठीक है, पहले तो मैं मानता हूँ मेंस के तुम एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ोगे और पढ़नी भी चाहिए। फिर तुम यार जब इन डेप्थ स्टडी, क्या किसे कहते हैं इन डेप्थ स्टडी, ठीक है, तुमने बहुत लोगों को बोलते हुए भी सुना होगा। ये इन डेप्थ स्टडी ये होती है यार कि तुम किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, मेंस का PYQ है, और तुमने जो फॉर्मूला आता था वो लगा दिया और आंसर आ गया। ठीक है, तुम्हारी स्टोरी यहाँ एंड हो गई, पर असली में स्टोरी एंड नहीं हुई थी। ठीक है, असली में तुम्हें पहले तो सेकंड वाला पॉइंट जो मैंने बोला, ठीक है, वो तुम्हें फॉलो करना चाहिए था, और थर्ड वाला पॉइंट जो ये है कि तुम्हें अब उसके डीप में ये जाना चाहिए था कि वो जो फॉर्मूला यूज़ कर रहे हो तुम, वो फॉर्मूला कहाँ से ओरिजिनेट हुआ था, है ना। वो फॉर्मूला का डिराइव कैसे किया गया था उस फॉर्मूले को, क्या उसे इंटीग्रेशन से ड्राइव किया गया था, क्या वो कुछ फैक्ट था जो हमें याद करना था। बिल्कुल ही ठीक है, तुमने कभी कभी हम पढ़ चुके होते पर हमारा प्रेजेंस ऑफ माइंड उस टाइम पे नहीं काम करता, हम वहाँ प्रेजेंट नहीं होते। ठीक है, कि हमारा माइंड वहाँ अच्छे से फोकस नहीं कर पाता। तुम पकड़ो उस चीज़ को, बिल्कुल उसकी हिस्ट्री पे जाओ, ये बना कहाँ से, ओरिजिनेट कहाँ से हुआ। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे साथ ऐसा हुआ था कि जैसे तुम पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला यूज़ करते हो, ठीक है, बहुत टाइम हो गया यूज़ करते हो, तुम्हें फॉर्मूला याद हो गया होगा, बहुत अच्छी बात है, पर एडवांस में जब क्वेश्चन आएगा ना तो वो उस फॉर्मूले से सॉल्व नहीं हो रहा होगा, उसने कुछ कंडीशन, स्टार्टिंग की कंडीशन से बदल दी होंगी, जिसकी वजह से तुम्हें वापस से स्टार्टिंग से इंटीग्रेट करके उसको वापस से एक डेरिवेशन करके फिर एक एक्सप्रेशन के फॉर्म में लाना होता है, फिर पुट करनी होती है वैल्यू। पहला केस ये जो मेरे साथ हुआ। सेकंड केस एडवांस के ऊपर में एक और, अब सॉलिड स्टेट तुम पढ़ते हो, उसमें काफ़ी चीज़ें हमें डिराइव करके मिलती हैं फॉर्मूलेज, अब वो डेरिवेशंस हम भूल जाते, फॉर्मूलेज याद कर लेते हैं। असली मेरे एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था उसने पूरे क्वेश्चन का, उसने पूरी हुलिया ही बदल दिया था कि तुमने एनसीईआरटी में पढ़ा है वो तो ये है, हमने ऐसे दिया है क्वेश्चन को, अब तुम इसको स्टार्टिंग में डिराइव करो। ठीक है, तो तुम उसमें मुझे स्टार्टिंग में डिराइव करना पड़ा था, फिर आंसर आया था उसका, है ना। तो एडवांस कह रहा है कि अगर तुम कोई क्वेश्चन को प्लेन सरफेस से सॉल्व करते आए हो आज तक, तुम्हें सरफेस टेढ़ी करके दूंगा तुम्हें, और फिर तुम सॉल्व करो, है ना। तो तुम्हें बिल्कुल जीरो से वो कहाँ से स्टार्ट होता है, क्या क्या फॉर्मूलेज लगते हैं, वो आना चाहिए। आई होप तुम्हें ये समझ आ रहा होगा यार कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें भी तुम्हारी थिंकिंग लेवल इंप्रूव हो रही होती है। फोर्थ पॉइंट आता है यार एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट प्लस फोकस।
तुम्हें जिस टाइम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, वो क्वेश्चन मेंस का हो, एडवांस का हो, कोई क्वेश्चन छोटा नहीं होता, ठीक है। आप उस क्वेश्चन से कितना निकाल सकते हो, कितना ज्ञान एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। तो वो क्वेश्चन कर रहे हो तुम और तुम्हारा उस पर ध्यान नहीं है, क्या पता वैसा क्वेश्चन तुमने सॉल्व कर रखा हो और उस टाइम पे तुम्हारी प्रेजेंस ऑफ माइंड ना हो, तुम फोकस ना हो क्वेश्चन को देख के, तो ऑब्वियस ही बात तुमसे वो क्वेश्चन नहीं होगा, भले तुमने ऐसे 10 प्रैक्टिस क्यों ना कर रखे हो। और एग्जाम में तो प्रेशर वैसे ज़्यादा है तो बिल्कुल चांस ही नहीं है वो क्वेश्चन तुम सीधा छोड़ोगे। तो ऐसे में क्या करना है, फोकस बढ़ाने के लिए तुम अच्छे से रीड करो उसके लिए। तो इसकी टिप यही रहेगी यार, तुम पैराग्राफ वाले क्वेश्चंस करो ताकि तुम्हारा फोकस बढ़े क्वेश्चन सॉल्व करते समय, ठीक है। उससे तुम्हारा अगर प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा रहा, ठीक है, तो तुमने अगर जो करा होगा ना, जो ज्ञान अंदर भर रखा है पढ़ के 2 साल, ठीक है, पढ़ के जाओगे एग्जाम में देने, एक दिन जब निकालना होगा ना, एक दिन को उस ज्ञान को एक दिन में निकालना होगा, क्योंकि प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि तुम उस टाइम पे कितना अच्छे सोच पाते हो, पुरानी चीज़ों को कितना अच्छा रिकॉल कर पाते हो, तुम्हारे फोकस पे डिपेंड करता है, ठीक है। वो एडवांस का पेपर हो, मेंस का पेपर हो, है ना। तो ये हैबिट्स हैं यार, 4 हैबिट्स जो बताएंगे ना, वो करके ना, नॉर्मल वो तो होते हैं यार कि तुम अच्छे क्वेश्चन लगाओ, मेहनत करो, पढ़ाई करो, बुक सॉल्व करो ताकि तुम्हारी एडवांस की प्रिपरेशन अच्छी हो, बट ये 4 हैबिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है यार। जो तुम्हारा माइंडसेट को बदलने से तुम्हारी रैंक इंप्रूव हो जाती है, कुछ तो थोड़ी रैंक तो माइंडसेट बदलने से ही इंप्रूव हो जाती है। और ये 4 हैबिट मुझे ऐसी लगी यार, काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, तुम्हारे साथ शेयर करने जैसी थी, तो मैंने इस वीडियो के थ्रू बताई, ठीक है। कि एक फॉर्मूला नहीं होता कि यहाँ से यहाँ पहुँच जाओ तो एडवांस, मेन से एडवांस तुम पहुँच गए, नहीं। हैबिट्स लानी पड़ती हैं, प्रैक्टिस करनी पड़ती हैं, ओवर द पीरियड पेशेंस रखना पड़ता है, ठीक है। विदाउट डीमोटिवेशन तुम लगे रहते हो जब कंसिस्टेंसी के साथ, तब वहाँ तक पहुँचते हो, ठीक है। पर बीच में क्या क्या हमें फॉलो करने चाहिए वो मैंने बताया है, ठीक है। और इम्प्लीमेंट ज़रूर करना यार। मेरी तरफ से इस वीडियो में इतना ही था यार। थैंक यू यार, वीडियो का अगर तुम पूरा अब यहाँ तक देख रहे हो तो पूरा वॉच करने के लिए। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।